हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे वेक्टर्स या फिर वेक्टर अलजेब्रा। बहुत आसान सा टॉपिक है। बच्चों ने जो साइंस स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पे उन्होंने फिजिक्स में भी ये पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बहुत आसान टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। आसान होने के साथ साथ 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे इस टॉपिक से हरियाणा बोर्ड में। तो बिफोर आई स्टार्ट द एक्सरसाइज इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जो क्वांटिटीज़ होती हैं, क्वांटिटी वो आप सबको पता है कि दो तरह की होती है, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है बेटा। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, और अगर मैग्नीट्यूड के साथ उसके पास डायरेक्शन भी है तो हम उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं, हम स्केलर की बात करें, स्केलर क्वांटिटीज़ नॉर्मली एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ की एक लिस्ट बनाना चाहें, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ इसकी अगर एक लिस्ट बनाना चाहें तो काफ़ी इजी है। ये देखो, जो बेसिक आप फिजिक्स में पढ़ते भी होंगे, जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती है मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। ये सब क्या होती है? डिस्टेंस, लेंथ डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, चलो डिस्टेंस भी लिख दिया। ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड होता है। मास है, किलोग्राम में आएगा, लेंथ है, लेंथ और डिस्टेंस, ठीक है, डिपेंड करता है बड़ी छोटी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में आएगी। टाइम है तो टाइम की जो यूनिट्स हैं, सेकंड, मिनट, आवर्स, ठीक है, उसमें ही आएगा। और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। जैसे फोर्स है, फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के साथ एक्सेलरेशन भी है। भी पता है कि हम किस जो डायरेक्शन होती है उसमें जो फोर्स क्या है, फोर्स है, फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी उसमें डायरेक्शन भी मेंशन होती है, ठीक है। उसके अलावा वेलोसिटी है। अच्छा, यहाँ पे आप स्पीड लिख सकते हो, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा पहले भी लोअर क्लासेस में कि स्पीड इज ए स्पीड है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, बट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन जब है तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। ds/dt। अगर कोई स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसको वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो स्पीड तो खाली क्या है? चाल, जिसको हिंदी बोलते हैं, ठीक है, चाल। और वेलोसिटी को हम वेग बोलते हैं। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स कि भाई स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी हैं और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, ठीक है। और जी उसके बाद जैसे वेक्टर्स का हम जिक्र कर रहे हैं तो टाइप ऑफ वेक्टर्स बता देता हूँ मैं आपको। और ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत लोअर क्लासेस में भी आपको आइडिया है इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा जी, जैसे वेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, इसकी कुछ टाइप्स जान लेते हैं, ठीक है, कि भाई वेक्टर कितने तरह के या कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला मैं लिखूँगा जीरो वेक्टर,
ठीक है। जीरो वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है ना, मैग्नीट्यूड जीरो हो, उस वेक्टर को जीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। या अगर मैं इसको एक लाइन की फॉर्म में लिखूं तो जैसे वेक्टर को हम नॉर्मली, मैं वेक्टर को लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये वेक्टर है, ये मान लो इसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है और डायरेक्शन भी मेंशन है। जब डायरेक्शन मेंशन हो तो वेक्टर बन गया। लेकिन जीरो वेक्टर के केस में क्या है, इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ से शुरू करता है इनिशियल पॉइंट, जिसको हिंदी में आप प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, और ये है फाइनल पॉइंट, मान लो फाइनल पॉइंट, ठीक है, फाइनल पॉइंट इस तरह से, ठीक है। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही हो, इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, यानी हम गए नहीं कहीं पे, कोई डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया, तो उस केस में क्या है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ज़ीरो। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं बेटा, ठीक है। अगर मान लो मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसका नाम पड़ जाएगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर को मैं बताऊं आपको, वेक्टर की नोटेशन हम ऐसे लिखते हैं, ए इज ए वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर क्या है, देखो वेक्टर ये इस तरह से किसी पॉइंट की जो पोजीशन है ना, ठीक है, ये मान लो है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो क्योंकि स्पेस में है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आई जी एंड के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इस तरह से है। तो इसको लिखा जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके। वेक्टर की नोटेशन होती है, मैं 1 मिनट में थोड़ा सा इसको अच्छे से ऊपर लिख के दोबारा बताता हूँ आपको। देखो जीरो वेक्टर मैंने अभी बताया आपको, जीरो वेक्टर तो वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है, मान लो 1 है, तो उस वेक्टर का नाम पड़ जाएगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अभी मैं जिक्र कर रहा था यूनिट वेक्टर का, ठीक है। वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, ए इज ए वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वेक्टर की एक नोटेशन है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं वेक्टर को, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड ले लें, मॉडुलस ले लें और वो 1 आ जाए तो हम कहेंगे ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और मॉडुलस लेने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर मॉड क्या लेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अगर ये 1 आता है तो हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये किसी भी वेक्टर को डिनोट करने का तरीका है, लिखने का तरीका है, नोटेशन है। इसके बाद आता है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। मान लो आपके पास 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी, वेक्टर्स को हम ऐसे लिखेंगे ए एंड बी। को इनिशियल का मीनिंग क्या होता है, को इनिशियल का मतलब क्या होता है, अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है, एक वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर बी है, यहाँ से शुरू हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, तो हम ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। सिमिलरली अगला जो पॉइंट है वो है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स तो हो गया कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होंगे, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, को माने एक ही, लीनियर माने लाइन भी। जब 2 वेक्टर एक ही लाइन में, जैसे को इनिशियल का मतलब था
को मीन्स एक जैसा, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। जब स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो तो बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, लेकिन जब एक ही लाइन में हो तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो को लीनियर वेक्टर्स ठीक है, जो सेम लाइन में हो। इन द सेम लाइन, इन द सेम लाइन, सेम लाइन। ठीक है, ये वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर उसी लाइन पे है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कब बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, जब मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, मैंने कहा ए इज इक्वल टू बी, दोनों वेक्टर इक्वल हैं। कब? जब दोनों चीज, ठीक है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, जब दोनों की सेम होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, डायरेक्शन सेम होगी, तो वी विल से, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स। फिर हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर क्या हैं? इक्वल वेक्टर्स हैं। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं बेटा। एक बार स्टार्टिंग में आप समझ लेंगे तो बार बार इसको पूरे चैप्टर में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी बेसिक्स हमें शुरू में ही समझ आ जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स या सम ऑफ टू वेक्टर्स। सम ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का सम। मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये ए है, ठीक है, इसका कोई नाम डाल दिया हमने ए बी, और दूसरा वेक्टर जो पहले का टर्मिनल पॉइंट है वो दूसरे का इनिशियल पॉइंट है। जहाँ से शुरू होता है बेटा उसको इनिशियल बोलते हैं, जहाँ पे ख़त्म होता है उसको टर्मिनल या फाइनल पॉइंट बोलते हैं। तो जो पहले का फाइनल पॉइंट है वो सेकंड का क्या है? इनिशियल पॉइंट है। तो इस तरह से दो वेक्टर हैं, ठीक है, तो उनका सम क्या होगा? इट विल बी ए थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में है वो उनका सम होगा। ए बी सी, अगर ये मैं नाम दूँ इसको, तो ए वेक्टर ए हमारा क्या है? ए बी है, ठीक है, और बी हमारा क्या है? बी सी है। तो ए प्लस बी क्या होगा? जो ए प्लस बी है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई ए सी। और इसको हम फिजिक्स में भी आपने शायद पढ़ा हो, ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज पुट करो आप। देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू ए सी आ गया। ए बी क्या है? ए प्लस बी क्या है? ए बी, ठीक है। ए तो ए बी था, प्लस बी क्या है? बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी। इसके बाद ये पॉइंट है, ठीक है। ए को क्या है? ए बी है, बी क्या है? बी सी है, इज इक्वल टू ए सी। तो इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। इसमें चाहो तो बारी बारी से इनको ऐसे कर सकते हैं। मान लो मुझे बी सी एक साइड रखना है तो बी सी यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा बी सी एक तरह से उसी साइड रह गया, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस ए बी बल्कि, ठीक है। और अगर मुझे ए बी को इधर रखना है तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी सी। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है कि सम ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? सम ऑफ टू वेक्टर्स
जिसमें कि फर्स्ट का जो टर्मिनल पॉइंट है वो कोइंसाइड करता है, फर्स्ट का टर्मिनल पॉइंट ये है फाइनल पॉइंट, जब ये कोइंसाइड करता है सेकंड के इनिशियल पॉइंट के साथ, ठीक है। तो इन दैट केस सम ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, इज ए थर्ड वेक्टर, ठीक है। इसको आप सी कह सकते हैं, सी थर्ड वेक्टर सी विच इज ए प्लस बी, यानी ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, और इसमें इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये था सम ऑफ टू वेक्टर्स या फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसके बाद वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं बता देता हूँ। और ये काफ़ी कॉमन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने पहले वेक्टर अलजेब्रा जब पढ़ते हैं ना तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमें याद करनी होती हैं, हमें चाहिए होती है कि हमें पता हो। जैसे पहली है प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट, कि भाई जो एडिशन है ना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी, कि भाई जो वेक्टर एडिशन है ना वो कम्यूटेटिव है। सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव के साथ साथ, अच्छा मान लो किसी वेक्टर का इन्वर्स निकालना है, एडिटिव इन्वर्स, यानी उसमें कुछ ऐसा जोड़ दो कि उसकी वैल्यू क्या थी, 0। तो जो माइनस वाला वेक्टर है दैट इज एडिटिव इन्वर्स, ये एडिटिव इन्वर्स है किसका, ए का, ओके। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कोई वेक्टर है, जो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस कैसे, तो जैसे मान लो ए है, इसके वेक्टर्स हम लिख देंगे, मान लो x1 के पॉइंट्स हैं x1 y1 z1, ये b है, इसके हैं x2, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पे आए पूरा, ये b है, इसके पॉइंट्स हैं x2 y2 z2। तो आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दैट यू नो वेरी वेल, ओके। तो इन दिस केस ए बी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यस यू कैन सी लाइक दिस, ओके, ठीक है। तो ये था वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको आप लिख सकते हो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर, इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है, डॉट DOT डॉट प्रोडक्ट, ओके जी। तो इसको हम लिखते हैं मोड ए मोड बी एंड कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज मोड ए मोड बी कोस थीटा। तो यहाँ से अगर हमें एंगल निकालना हो कोस थीटा, क्या बन जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ठीक है जी। इसके डिवाइड कर दो मोड ए मोड बी से। अब यह कुछ कंडीशंस बनती है, अब डिपेंड करता है थीटा पे। मान लो थीटा अगर थीटा 0 है, 0 डिग्री है, तो कोस 0 क्या होता है, 1। तो इन दैट केस ये 1 हो गया कोस थीटा, कोस 0 1 हो गया, और ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, यानी स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोड ए
मोड बी, क्योंकि यहाँ पे पुट कर लो या यहाँ पे कर लो, कोस थीटा 0 है और कोस 0 होता है 1, तो ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, मोड ए मोड बी। ठीक है, दूसरी वैल्यू मान लो ये 90 डिग्री है, तो इसमें पुट करो फर्स्ट में, कोस 90 क्या होता है 0, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। और अगर किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स क्या है, देन वेक्टर्स आर म्यूचुअली इंक्लाइंड, यानी उनके बीच में 90 का एंगल है। एक वेक्टर ये इधर है, एक वेक्टर ये इधर है, ये वाला। तो इस कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी भी बोल सकते हैं कि भाई आपने चेक करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, तो क्या करें, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, और अगर वो 0 आ गया तो हम कहेंगे कि वेक्टर्स क्या हैं, तो वेक्टर्स क्या हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर वो 0 के बराबर है तो ये थी दो कंडीशंस कि जब थीटा की वैल्यू 0 हो और जब थीटा की वैल्यू π/2 हो, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा। वैसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, मोड ए मोड बी कोस थीटा, और यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू जब भी निकालनी हो तो क्या होता है, मोड ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन, यानी डिवाइड मोड ए मोड बी। ठीक है, तो ये था, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से ऑलवेज सम आता है, तो ये हमें ये फार्मूला आना चाहिए। इसी से हमने कोस थीटा निकाल लिया, कोस को 0 पुट करके कंडीशन निकाल ली, π/2 पुट करके कंडीशन निकाल ली, तो ऊपर वाला फार्मूला हमें अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो फार्मूला इसमें वो है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट था वो है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अभी हमने किया स्केलर प्रोडक्ट, उसका दूसरा नाम था डॉट प्रोडक्ट, और अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्योंकि जैसे क्रॉस प्रोडक्ट है तो इनको ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट था तो ए डॉट बी लिखा था हमने। ठीक है, ये होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे कोस थीटा आता है, ये साइन थीटा होता है। ठीक है, इनटू एन कैप यूनिट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो वही कंडीशन फिर है कि यहाँ से हमें एंगल निकालना हो, साइन थीटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा होगा ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए मोड बी। ठीक है, ये इधर ही रह गया, इन दोनों से डिवाइड कर दिया तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, कंडीशंस पुट करके देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो 1 में पुट करेंगे, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी, और थीटा की जगह साइन 0 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। यदि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है, एंगल क्या लिया हमने 0, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0, यानी इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे पैरेलल। ये कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म है। ठीक है, कि भाई पैरेलल कब होंगे, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ये कंडीशन है पैरेलल शो करने की। दूसरा, अगर थीटा π/2 है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं यहाँ पे
जैसे कि मोड ए, मोड बी, साइन अब की बार 90 डिग्री और साइन 91 होता है, यानी ये हो जाएगा इस केस में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी। ठीक है, तो ये जस्ट उसके अपोजिट है जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था। तो जब हमें साइन थीटा निकालना होगा तो इसका मॉडुलस लेने के ऊपर, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो स्केलर फॉर्म उसमें आएगा, मैग्नीट्यूड नहीं आ पाएगा अदरवाइज। ठीक है, तो इसका ऊपर भी मॉडुलस लेंगे। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है ये? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये था फॉर्मूला टू फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी, डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे आई से के, और ए आगे है तो ए के हम कोफिशिएंट्स लिख देंगे A1, A2, A3, और फिर बी है तो B1, B2, B3, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, विल सॉल्व इट, सॉल्व कर लेंगे और फिर क्या निकालेंगे इसका, फिर निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। ठीक है, मॉडुलस ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए क्रॉस बी। तो ये था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको मिटा देते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज 10.1। देखिए एक्सरसाइज जो 10.1 है वो तो बहुत सिंपल है, छोटी सी एक्सरसाइज है। और जैसे हम यूजुअली वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में ट्रिवियल, ट्रिवियल मीन्स कोई ज़्यादा करने वाली बात ही नहीं है इसमें, तो लिखने वाली ज़्यादा। तो ये है एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, जो पहला सम है उसमें लिखा हुआ है कि आप ग्राफिकली दिखाइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसके लिए हम डायरेक्शंस ऐसे ले लेंगे। सबको पता है कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होता है और इधर होता है वेस्ट। ठीक है बच्चों, तो नॉर्थ ये है 40 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ का इधर वेस्ट पड़ेगा, इधर ईस्ट पड़ेगा, तो इस यहाँ से हम 30 डिग्री ले लेंगे। ये हम मेजर कर लेंगे कंपास से, और ये 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, और ये डिस्टेंस ले लेंगे 40 किलोमीटर। नॉर्थ का ईस्ट वाला हिस्सा ये, इसको NE भी बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट है, इधर इस तरफ हमने लिया है इसको। ठीक है, तो सर यही था 40 किलोमीटर। कैसे दिखाएंगे आप? सिंपल सा था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में
इसको एक मिनट मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। आपने बताना है कि इनमें स्केलर कौन सी है और वेक्टर कौन सी है। तो इजी है, स्केलर वही होगी विच विल हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसका कि केवल मैग्नीट्यूड होगा उसको आप कहेंगे वो स्केलर है। और अगर उसका डायरेक्शन भी है तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। मैं सारी क्वांटिटीज एक बार लिख देता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट में लिखा है इन्होंने 10 kg, और ये क्या है, वेट है 40 डिग्री। ये सेकंड नहीं है भाई, ये थर्ड एक्चुअली, सेकंड नहीं है ये। इसको कई बार जब तक पास में बुक ना हो कोई ऐसी चीज़ देखना है थोड़ा। अच्छा, दूसरा है 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट NE, मैं इसको शॉर्ट में लिखूँगा, ठीक है जी। थर्ड है इसका 40 डिग्री एंगल दे रखा है, यानी फोर्थ है इसका 40 वाट पावर। फिफ्थ है इसका 10⁻⁻10 कूलम C। और सिक्स्थ है इसका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, देखो ये वेट है, ये स्केलर है, इसमें डायरेक्शन का कहीं जिक्र नहीं, ठीक है। देखो इसमें डायरेक्शन का जिक्र है नॉर्थ ईस्ट, यानी ये क्या है, दिस इज वेक्टर। 40 डिग्री, जो 40 डिग्री है ये तो नहीं बताया ना किस डायरेक्शन में है, इवन इट इज ए स्केलर। 40 वाट ये भी स्केलर है, ठीक है जी। और 10⁻10 चार्ज किसी भी एटम के ऊपर, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, वो माइनस है तो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ऑल्सो स्केलर। डायरेक्शन इसमें जी करनी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले बताया है कि भाई वो होता है वेक्टर। तो ये था मेरे बेटा कि भाई कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। स्केलर वही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होती है, जिसमें डायरेक्शन भी होती है वो होती है क्या, वेक्टर। यस। तो मेरे बच्चों, आपने ये जो मैंने इसकी बेसिक्स बताए हैं ना वेक्टर के, बड़े ध्यान से आपने वॉच करना है। और जैसे कि मैं हर बार आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ, रिमाइंड, भाई आप सबसे पहले काम तो ये करो कि इसको सब्सक्राइब करो और इसको शेयर भी करो, हो पाए तो, ठीक है। सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना है पहले तो, और फिर अच्छे से इसको वीडियो को वॉच करो, ठीक है। इस दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको नोट कर लो, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद जब अच्छे से समझ आ जाए तो आप उसको नोटबुक पे लिखो। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे फिर वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है ऑलमोस्ट, कि भाई टाइम पीरियड फिक्स। साइंस वाले बच्चों को तो अच्छे से पता है टाइम पीरियड, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है। डिस्टेंस अभी बताया था, जो बेसिक यूनिट हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, वो क्या है, स्केलर है, क्योंकि खाली मैग्नीट्यूड है इन दोनों में, ठीक है। अच्छा जी, फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन में आपको वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी क्या होती है, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम
वेलोसिटी खुद वेक्टर है तो एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स वेक्टर हो गया, क्योंकि फोर्स क्या होता है मेरे बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद फोर्स के बाद है वेलोसिटी, इसी का जिक्र कर रहे थे हम कि वेलोसिटी अगेन इज वेक्टर। वर्क, वर्क बताओ। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और जी बस मेरे ख्याल से यही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। फोर्थ के लिए स्पेस है तो फोर्थ यहीं कर देते हैं। अच्छा, जिसमें क्या ढूंढना है, एक स्क्वायर बना हुआ है। लेट मी कंप्लीट द स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर बना लेते हैं, ऐसे स्क्वायर है ये, और इसमें ये पॉइंट है ए और ये इधर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी। ठीक है, वेक्टर ए है ये ए टू बी, बी टू सी है वेक्टर बी जिसकी डायरेक्शन बी टू सी है, और सी टू डी है ये वेक्टर सी है, और डी टू ए ये वेक्टर डी है। ओके जी, इसमें हमें 2-3 बातें बतानी हैं। पहला पार्ट, इसमें कौन कौन से वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। देखिए, जो ए है, जो वर्टेक्स ए है वो स्टार्टिंग पॉइंट है वेक्टर ए के लिए भी और वेक्टर डी का इस तरह है। हाँ यस, डी के लिए भी, डी की डायरेक्शन ये है। तो ए और डी दोनों वेक्टर्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट। तो को इनिशियल वेक्टर्स हो गए ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। सेकेंड पार्ट, इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं। इक्वल वेक्टर्स, हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। इन दैट केस वी से दैट द टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। आप इसमें ध्यान से देखिए, वेक्टर बी और वेक्टर डी दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐसे नीचे की तरफ है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि स्क्वायर है तो सभी साइड्स इक्वल है, इसलिए जो बी का मैग्नीट्यूड है और डी का सेम है, डायरेक्शंस भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों कैसे वेक्टर हो गए, इक्वल वेक्टर्स, बी एंड डी। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बताना है कि कोलिनियर तो हो लेकिन इक्वल ना हो। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो इसमें कोलिनियर लेकिन इक्वल नहीं है वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स आर आल्सो कोलिनियर वेक्टर्स। सेम लाइन में हो या पैरेलल हो, वेक्टर्स कोलिनियर कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर वेक्टर्स बट नॉट इक्वल वेक्टर्स। तो इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्रू फॉल्स ही बताना है। तो स्टेटमेंट तो आपकी बुक में लिखी हुई है, मैं जस्ट रीड आउट करूँगा, उसको पढ़ूँगा और आपको ये आंसर्स दूंगा। वेक्टर ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, बिल्कुल सही है। वेक्टर ए एंड माइनस ए आर कोलिनियस, इट्स ट्रू। देखिए दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, डायरेक्शंस अलग हो सकती है, लेकिन अगर वो पैरेलल वेक्टर हैं तो आर कोलिनियर, तो ये पहले वाला ट्रू है, दिस इज ट्रू। सेकंड, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
अब ऊपर वाला ही ले लीजिए कि मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं फिर भी कोलिनियर हैं, तो ये कहना कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये फॉल्स, ये गलत है। इसका एग्जांपल ऊपर वाला ही है, फर्स्ट वाला जो अभी आपको बताया है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। सेम मैग्नीट्यूड होने से कोलिनियर नहीं होते, वो या तो एक लाइन में हो, दोज मस्ट बी इन द सेम लाइन, और दोज मस्ट बी पैरेलल। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कोलिनियर। मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है, तो इट्स ए फॉल्स, ये भी फॉल्स है बेटा। और फोर्थ और लास्ट जो है, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। वेक्टर कोलिनियर है यानी पैरेलल है या फिर सेम लाइन में है। कोलिनियर का मतलब यही होता है ना, या तो वो सेम लाइन पे है या पैरेलल है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्या वो इक्वल होंगे? नो, फॉल्स, क्योंकि डायरेक्शन भी चाहिए, इसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। डायरेक्शन जब तक सेम नहीं होगी वी विल से कि वेक्टर इक्वल नहीं है, क्योंकि कोई भी वेक्टर इक्वल तभी होंगे, दो वेक्टर्स इक्वल तभी कहलाएंगे इफ़ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर इक्वल। तो ये था बेटा एक्सरसाइज 10.1 यानी वेक्टर अलजेब्रा की पहली एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। तो सभी बच्चों ने इसको वॉच करना है, ठीक है, अच्छे से, और सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद अपनी नोटबुक पे बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, लिख के फिर मेरे को अपने शेयर करना है ताकि मैं चेक कर लूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।